अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन के खिलाफ आपत्ति जताई गई है। राहुल की नागरिकता और डिग्री पर सवाल उठाते हुए निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुवलाल कौशल ने उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से आपत्ति है कि उनके निवास के बारे में हमको कुछ जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर राहुल भारतीय नहीं है। वहीं राहुल गांधी के वकील की आपत्ति पर जिला निर्वाचन कार्यालय में सुनवाई 22 अप्रैल तक टाल दी गई है। राहुल गांधी के वकील राहुल कौशिक ने रिटर्निंग अधिकारी से समय मांगा है। अब 22 अप्रैल को वो इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष का पक्ष रखेंगे। जब वो नॉन सिटीजन है या जब वो भारत की नागरिकता किसी स्टेज पे दे चुके हैं या किन परिस्थितियों में वो ब्रिटिश सिटीजन है और वो कैसे आज इंडियन सिटीजन, जब तक इस बात पे क्लैरिटी नहीं आती है जो कि वही ला सकते हैं। और आरओ साहब से हमने इस पे क्लैरिफिकेशन ऑब्टेन करने के लिए दरखास्त की है, रिक्वेस्ट की है। तब तक श्री गांधी का कैंडिडेचर को एज अ नॉन सिटीजन ट्रीट करते हुए आप आगे नहीं चल सकते हैं। और वहीं भोपाल से भाजपा के प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर 24 घंटे में जवाब मांगा है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने 26/11 हमले के शहीद हेमंत करकरे पर आपत्तिजनक बयान दिया था। हालांकि अपनी टिप्पणी को लेकर मचे हंगामे के बाद शुक्रवार देर रात अपने शब्द वापस लेने की घोषणा की। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेता जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में जनसभा को संबोधित किया। यूपी के एटा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वार्थ के लिए सपा बसपा ने जो महामिलावट की है उसकी क्या हालत है सब देख रहे हैं। मजबूरी में दुश्मन से दोस्ती करने वालों के साथ यूपी की जनता नहीं है। एक दोस्ती यूपी चुनाव के समय हुई थी, चुनाव खत्म होते ही दोस्ती खत्म। मोदी ने कहा कि एक दोस्ती फिर हुई है, लेकिन इसके टूटने की तारीख भी तय है। उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, एक दोस्ती यूपी चुनाव के समय भी हुई थी और चुनाव खत्म हुआ, दोस्ती भी खत्म हो गई और दुश्मनी में पलट गई। अब एक दोस्ती फिर हुई है, लेकिन इसके टूटने की तारीख भी तय है। आपको बताऊं, एक फर्जी दोस्ती टूटने की तारीख बताओ। एक फर्जी दोस्ती कब टूटेगी तारीख बताओ। आपको मालूम है कब टूटेगी? 23 मई दिन गुरुवार ये फर्जी दोस्ती फिर से टूट जाएगी। और इससे पहले पश्चिम बंगाल के बुनियादपुर में प्रधानमंत्री के निशाने पर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार रही। उन्होंने कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल के लोगों ने स्पीड ब्रेकर दीदी को समझाने की ठान ली है। जनता के साथ गुंडागर्दी करने का, उनके पैसे लूटने का और उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है। इस बार वाकई पश्चिम बंगाल के लोगों ने ठान लिया है। स्पीड ब्रेकर दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने का, उनके पैसे लूटने का, उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है। मैं मीडिया में देख रहा था कि कैसे सामान्य लोगों ने, हमारी बहनों ने टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाया। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति और पंथ से पहले हम सबकी पहचान भारतीय है। उन्होंने कहा कि वो ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर समेत
सारे क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं और सभी को मिलकर एकजुट होकर विकास के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि झूठ की राजनीति करने वाले बिहार में अफवाह फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आरक्षण बाबा साहब करके गए हैं उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अररिया बिहार में सीमांचल इलाके में पड़ता है, जिसमें कटिहार, अररिया, सुपौल और पूर्णिया जिले आते हैं। बिहार में तीसरे चरण में 5 सीटों सुपौल, खगड़िया, मधेपुरा, अररिया और झंझारपुर में मतदान होना है। और तीसरे चरण के लिए प्रचार अब अपने अंतिम चरण में है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज केरल और कर्नाटक का दौरा किया। कर्नाटक में उन्होंने शिमोगा में रोड शो किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। रोड शो में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इसके अलावा अमित शाह ने केरल के पथानामथिट्टा में भी रोड शो किया। सड़क के चारों ओर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित किया। जिस ताकत के बल पर आज भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, आज भारत के अंदर नई नई रेल लाइन बिछ रही है, हाईवे बन रहे हैं, वाटरवे बन रहे हैं, नई मेट्रो की लाइन बिछ रही है, एम्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं और नई नई सुविधाओं का जाल पूरे देश के अंदर बिछा करके आम नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी केरल के वायनाड के दौरे पर हैं। यहां पे उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार किया है और इस बार राहुल गांधी अमेठी के अलावा वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो किसानों के लिए अलग से बजट लाएंगे। We are proposing a separate farmers budget, just like there used to be there is a railway budget. There will now be a separate farmers budget through which every year everything that is going to be done especially for farmers and the money that is allocated by the government for farmers will be specified in that budget at the beginning of the year. तो तीसरे चरण के लिए सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अहमदाबाद से रविंद्र श्योराण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, गुजरात की बात करें तो बेहद अहम ये राज्य 26 सभी सीटों पर होना है चुनाव और 2014 में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, लेकिन 2017 के बाद तस्वीर बदल गई। इस बार कितना दिलचस्प है ये मुकाबला? जी अमृता, जो 2017 के बाद तस्वीर बदली है, उसी बदली हुई तस्वीर का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहां पर लंबे अरसे से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए 2017 में जिस युवा तिकड़ी ने बीजेपी की मदद की थी, वो युवा तिकड़ी आज उस पोजीशन में नहीं है। जिनमें से अल्पेश ठाकुर जो हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल को चुनाव लड़ने से कोर्ट ने मना कर दिया है। तो इस तरह की स्थिति जो उस वक्त, क्योंकि हार्दिक पटेल जो जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जो पटेल आरक्षण का आंदोलन था, वो आंदोलन अभी उतना मजबूती के साथ काम नहीं कर रहा है। तो परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। बीजेपी करीब 2 दशक से ज्यादा वक्त से यहाँ पर सत्ता में है, राज्य की सत्ता में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दोनों इस इलाके से आते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए काफी प्रेस्टिजियस है। पिछली बार तमाम 26 सीटें क्लीन स्वीप करके उन्होंने यहाँ से बीजेपी ने जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है पूरा कैंपेन को इस बार यहाँ पर लीड कर रहे हैं। उनके अलावा कई केंद्रीय मंत्री लगातार यहाँ पर अलग अलग इलाके जो है, अलग अलग राज्य के अलग अलग जो हिस्से हैं वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। कल जो कि चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है, उस दिन भी प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष दोनों अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर रैलियां करने वाले हैं। तो बीजेपी लगातार यही कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से 2014 में गुजरात के विकास का मॉडल उन्होंने पूरे देश को दिखाया था, जिसकी वजह से पूरे देश ने विकास के नाम पर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था और बड़ी भारी जीत बीजेपी को मिली थी, उसी की कोशिश यहाँ पर एक बार की जा रही है कि 2019 का जब चुनाव आएगा तो उसमें भी उन्हीं तमाम मुद्दों को कि 5 साल में जो सरकार ने काम किया है उसी को दोबारा से जनता के सामने पेश किया जाए।
और वही विकास के उन काम को आगे बढ़ाने के लिए एक बार दोबारा से जनता के बीच में वोट की अपील यहां पर बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज जो है वो कर रहे हैं। बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही है कि 5 साल में जो काम किए गए हैं वो काम अभी और आगे बढ़ाने की जरूरत है। रविंद्र, और देखना चाहे वो होगा किसानों की बात हो, जिस तरीके से किसके वादों पे ज्यादा भरोसा करती है। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। रुख करेंगे रजत केन का, हमारे संवाददाता वायनाड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, कांग्रेस अध्यक्ष वायनाड सीट से लड़ रहे हैं, ये उनकी दूसरी सीट है अमेठी के अलावा, और प्रियंका गांधी ने आज उनके पक्ष में प्रचार भी किया। केरल की 20 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव है, क्या है वहां की चुनावी फिजा? शुक्रिया अमृता। अगर बात हम केरल की करें तो यहाँ पे 20 सीटें हैं और यहाँ पे जो पारंपरिक मुकाबला है वो एलडीएफ जो कि लेफ्ट लीड करती है और यूडीएफ जो कांग्रेस लीड कर रहा है। पिछले हम अगर चुनाव की बात करें 2014 की, तो उसमें केरल से कांग्रेस को 10 सीटें, खुद को 10 सीटें मिली थी और उनके यूडीएफ को 12 सीटें मिली थी। तो एक कह सकते हैं कि 1/4 जो चंक था तकरीबन जो यूपीए का, और कहीं कांग्रेस पार्टी जिसकी 44 सीटें आई थी केरल से आया था। तो बहुत महत्वपूर्ण राज्य है केरल के लिए। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है वायनाड में, जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। राहुल गांधी एक तरफ हैं, यहाँ की लोकल पार्टी है, उनके तुषार वेलापल्ली हैं, और पीपी मुनीर जो हैं वो लेफ्ट फ्रंट से हैं। तो इन तीनों के बीच का जो मुकाबला है काफी दिलचस्प है। हालांकि तीनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जी, तो जैसा कि रजत बता रहे थे कि बहुत ही बेहद दिलचस्प मुकाबला है, खासतौर पे अगर वायनाड सीट की भी बात करें, और 20 सीटों पर वोटिंग है 23 अप्रैल को। शुक्रिया रजत आपका इस बातचीत के लिए। और उत्तर प्रदेश के रामपुर में एसपी बीएसपी महागठबंधन की रैली हुई। रामपुर से एसपी नेता आजम खां के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सत्ता में आने पर गरीब वर्ग के लोगों के लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। यदि केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी सरकार यहाँ देश में अति गरीब परिवारों को हर महीने 6,000 रुपए देने की बजाय बल्कि इसके स्थान पर उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार देने की ही पूरी व्यवस्था करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज बिहार के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सुपौल में रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने सुपौल से कांग्रेस उम्मीदवार रंजीता रंजन के पक्ष में लोगों से उनके लिए वोट की अपील की। रैली में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। पूरे देश में बिहार से युवा जाकर बैंक के सामने, सरकारी ऑफिसर्स के सामने चौकीदार का काम करते हैं, मगर जो बिहार से चौकीदार बनकर जाता है वो ईमानदार होता है। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वंशवाद कांग्रेस की जिम्मेदारी बन गई है। अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि इन लोकसभा चुनाव में जनता जाति, धर्म और वंशवाद आधारित दलों को नकार देगी। अरुण जेटली ने ये बातें अपने ब्लॉग विल 2019 विटनेस द डायनेस्टी एज लायबिलिटी ऑन द कांग्रेस पार्टी में लिखी। ब्लॉग में उन्होंने लिखा है कि सामाजिक और आर्थिक आधार पर देश का विकास हो रहा है और विकास के मुहाने पर लोगों के लिए वंशवाद की परंपरा को स्वीकार करना बेहद कठिन होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दशकों के लंबे अनुभव वाले 2 प्रधानमंत्री देश को दिए हैं, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ मेरिट आधारित पार्टी में ही हो सकता है, न कि वंशवाद की परंपरा निभाने वाली पार्टी में। उन्होंने लिखा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी के लिए वंशवाद एक एसेट नहीं बल्कि एक मजबूरी बन गया है। पहले 2 चरणों में आए रुझानों पर अरुण जेटली ने कहा कि देश का मूड भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज नामांकन दाखिल किया। उनके मुकाबले बीजेपी के साथ भी प्रज्ञा ठाकुर लड़ रही हैं। वहीं गुना लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी में जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया।
मेरा सदैव एक रिश्ता इस क्षेत्र के साथ, आप सब लोगों के साथ, जन जन के साथ रहा है। मेरी एक ही ख्वाहिश रही है और वो है विकास और प्रगति। यह चुनाव केवल गुना का नहीं है, केवल शिवपुरी का नहीं है। यह चुनाव समूचे देश में एक बदलाव और एक न्याय लाने का चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें सबसे ज़बरदस्त संकेत और निर्णय मध्य प्रदेश में सदैव गुना से आता रहा है और इस बार भी जरूर आएगा। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने आज ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस गठबंधन के लिए तैयार नहीं है, जबकि आप गठबंधन को लेकर गंभीर है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कटाक्ष किया कि हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस सीटों के गणित में फंसी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, उसी पार्टी से गठजोड़ करने जा रही है। हमारा मकसद सीटों के गणित नहीं देखना कि एक सीट किसके पास जा रही है, 2 सीट किसके पास जा रही है। हमारा गठबंधन के लिए, राजनीति के लिए तैयार होने का एकमात्र मकसद था कि मोदी अमित शाह की जोड़ी को, पहले हम 33 की बात कर रहे थे, पर समय बचा था कि कम से कम 18 सीटों पर नीचे लाया जा सके। कांग्रेस को भ्रष्ट बताते हुए लड़ी थी, आज दोनों एक होने की बात कर रहे हैं। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने यह दावा किया है कि बीजेपी दिल्ली में 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दिल्ली की जनता इनका असली रूप देख चुकी है। 2013 में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस को भ्रष्ट बताते हुए लड़ी थी। आज दोनों एक होने की बात कर रहे हैं, तो इतना तो स्पष्ट है कि दोनों पार्टी, आप और कांग्रेस, भ्रष्ट है। अब उसके बाद आप देख लीजिए कि अरविंद के 4.5 साल के शासन में दिल्ली को कैसी दुर्दशा का सामना करना पड़ा। केरल की सभी 20 सीटों पर तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव के कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में राज्य में बड़ा झटका लगा है। कोल्लम से कांग्रेस के पूर्व सांसद एस कृष्ण कुमार आज बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अब अंतिम चरण में है और चुनाव प्रचार के लिए चंद घंटों का वक्त बाकी है। ऐसे में सभी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तीसरे दौर में 23 अप्रैल को 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 14 सीट पर, उत्तर प्रदेश की 10, छत्तीसगढ़ की 7, ओडिशा की 6, पश्चिम बंगाल और बिहार की 5, असम की 4, गोवा की 2, जबकि जम्मू कश्मीर, दादर नागर हवेली और दमन दीव 1 सीट पर मतदान होना है। इसके अलावा तीसरे चरण में पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा। और इस दौर में कई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं। जिन दिग्गज उम्मीदवारों पर सबकी नजरें हैं, उनमें गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, ओडिशा की पूरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा, उत्तर प्रदेश के रामपुर से जया प्रदा, पश्चिम बंगाल की जंगीपुर लोकसभा सीट से अभिजीत मुखर्जी, मैनी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और पीलीभीत से वरुण गांधी के नाम शामिल हैं। ओडिशा में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भी कल शाम प्रचार थम जाएगा। इस चरण में विधानसभा की 42 सीटों पर भी 23 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 23 अप्रैल को 20 सीटों पर मतदान होना है। हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टीकाराम मीणा से खास बातचीत की। हमारे साथ केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टीकाराम मीणा जी हैं। मीणा साहब, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन में। और केरल में अगर चुनाव की बात करें तो सबसे पहले ये बताइए कि कितने मतदाता हैं और खासतौर पे जो युवा मतदाता हैं, वो जिनको पहली बार मतदान करना है, उनकी संख्या कितनी है और क्या वो बढ़ी है? जो पूरी संख्या है वोटर्स की, वो है करीब 2,61,00,000। उसमें जो नए वोटर्स हैं उनकी संख्या करीब 5,50,000 है।
इसके अलावा जो नए नए वोटर्स हैं 18 साल की उम्र जिन्होंने बिल्कुल अभी जस्ट कंप्लीट की है, उनकी संख्या 3,67,000 के आसपास है। और पूरे केरल में जैसा कि आपको मालूम होगा, टोटल जो पोलिंग स्टेशन है उनकी संख्या 25,970 के आसपास है। किस तरह के और प्रयास किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ की वो जो खासतौर पे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो जरूर बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें? बिल्कुल, चुनाव आयोग की तरफ से स्वीप एक पद्धति है, एक स्कीम है जिसके तहत बहुत ही क्रिएटिव पोस्टर्स बनाए गए हैं मतदाताओं को उपदेश देने के लिए, मतदाताओं को प्रेरणा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। जो चुनाव का दिन है यानी कि जो 23 अप्रैल का दिन है उसकी बात करें तो उस दिन किस तरह के सुरक्षा इंतजाम होंगे पूरे राज्य में? चुनाव निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और भय मुक्त हो, इसलिए हमने 57 के करीब पैरामिलिट्री फोर्सेज इस बार डिप्लॉय करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने वेबकास्टिंग का अरेंजमेंट किया है इस तरह के क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस पे, और जो माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे उनको भी हमने वहां पे डिप्लॉय किया है। जनता पर सारी नजरें टिकी हैं कि वो 23 अप्रैल को बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और यही अपील राज्यसभा टीवी की तरफ से भी है केरल के सभी मतदाताओं को वे बाहर आएं 23 अप्रैल को और अपने मताधिकार का अपने अनुसार प्रयोग करें। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी के लिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से।